गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड जो है मॉडल सेट प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, उसके बाद जो है सेंटअप एग्जाम है उसका सबका एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। इस ऑब्जेक्टिव में इसका जो है विश्लेषण भी किया गया है। विश्लेषण से क्या होगा कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर बदलता है तो उसका विश्लेषण को भी बारीकी से देखें। एक बार उसके विश्लेषण को भी हम देखेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए। 140 क्वेश्चन का यह सेट है और 100% इंटरमीडिएट जो 2021 वार्षिक परीक्षा है इसमें पूर्ण रूप से आने की संभावना है। आप इसको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखें। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। तो वर्तमान में इसका ऑप्शन जो है सी, भोगवा नदी। यह सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। यह साबरमती और भोगवा नदियों के संगम पर स्थित था, लेकिन वर्तमान की जब बात करेंगे तो साबरमती नदी की दूरी अधिक हो जाने के कारण इसका ऑप्शन सी, भोगवा नदी ही रूप से इसका उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सिंधु घाटियों के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसमें देखेंगे कि सोना का भी, चांदी, लोहा, तांबा। तो चांदी का ज्ञान नहीं था और लोहा का भी उसे ज्ञान नहीं था। फिर आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है पूर्ण पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। तो कांस्य युग की सभ्यता थी। यह जो है ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत आती है। इस सभ्यता का विस्तार जो है पश्चिम में बलूचिस्तान, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र और उत्तर में मंदा जम्मू कश्मीर तक यह स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कांस्ययुगीन सभ्यता। फिर अगला जो है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया था? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड जो है वह कालीबंगन में पाया गया था। ऑप्शन आपको दिया है लोथल, रोपर, कालीबंगन। तो इसका ऑप्शन जो है एक कालीबंगन हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वह मोहनजोदड़ो पड़ता है। इसका एक क्लिप। अगला जो है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा रावी नदी के तट पर थी, जो कि आज के आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। आगे जो है देखते हैं कि 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, रखाल दास बनर्जी, आर.एस. बिष्ट। ऑप्शन सी, रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, जो प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे। कौन? रखाल दास बनर्जी। आगे जो हम देखेंगे क्वेश्चन कि लोथल कहाँ स्थित है? तो पीछे देखिए कि यह गुजरात में, सौराष्ट्र जो गुजरात पड़ता है, तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। फिर आगे क्वेश्चन, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा जो है वह भारत के राजस्थान में स्थित है। पीछे देखिएगा चैनल पर एक वीडियो बनाए थे, उसमें जो है इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें इसका पूरा डिटेल्स दिया गया और यहाँ से एकदम निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो विशाल स्नानागार यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो इसमें दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। फिर अगला, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है भारतीय पुरातत्व के पिता। इसमें ऑप्शन दिया है लॉर्ड कर्जन, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन क्या आपका होगा? ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है कि रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो पीछे भी देखे थे, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिला था। फिर आगे है कि इंडिका की रचना किसने किया? चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन, कालिदास। तो इसमें जो है कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत
बना करके भेजा था और उसी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन बी मेगास्थनीज। फिर अगला है कि कौन सी महिला संत थी, कौन सी महिला संत, मीरा, अंडाल, एरेक। तो इसमें जितना भी नाम आपको दिया है यह सब जो है कि महिला संत का ही नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, हिटलर से, नेपोलियन से, बिस्मार्क से, मुसोलिनी से। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया गया है। नेपोलियन एक विजेता के रूप में समुद्रगुप्त की तुलना अक्सर अलेक्जेंडर या नेपोलियन से की जाती है। कुछ इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी। फिर है कि मौर्य वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में साम्राज्य की स्थापना की और अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। फिर अगला है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान को क्या कहा जाता है, टकसाल के प्रधान को पनन्याध्यक्ष बोला जाता था। ऑप्शन सी पनन्याध्यक्ष। फिर अगला है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है जब पढ़ेंगे अशोक का अभिलेख, तो उसमें 13वीं अभिलेख की जब बात करेंगे तो उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 साल के बाद कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग विजय की आखिरी विजय थी। उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़े थे। फिर अगला देखते हैं कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो भारतीय इतिहास का मौर्य काल जो है, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो इसमें ऑप्शन बी होगा गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन गुप्त काल। फिर अगला है कि अर्थशास्त्र की तुलना की रचना कब हुई थी, तो यह 3वीं सदी के अंत में और 4वीं सदी के पूर्व, 3वीं सदी पूर्व के और 4वीं सदी पूर्व। तो इस 4वीं सदी के लास्ट के समय में और 3वीं सदी के शुरुआत के समय में आपको समझाया गया है कि ईस्वी पूर्व किसको बोला जाता है, तो आंसर 3वीं शताब्दी पूर्व में। फिर अगला है कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक का जो अभिलेख देखते हैं उसमें किस लिपि का वर्णन किया गया है, तो खरोष्ठी लिपि। फिर है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित किया गया था, कहाँ पे इसका अधिक प्रचार प्रसार हुआ था, तो सबसे अधिक प्रचार प्रसार जो है इसका श्रीलंका में किया गया था। कौन, अशोक के द्वारा। फिर अगला है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है, तो यह ब्राह्मणी लिपि में है। किस लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख। अगला है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है, पीछे देखे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। फिर अगला जो क्वेश्चन है वह कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाया था, तो देखेंगे कि सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी बने थे उदयन। अपनी राजधानी को राजगिरी, जिसको राजगीर बोला जाता है, से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित किया था और अपनी राजधानी बनाया था। तो राजधानी को सबसे सर्वप्रथम जो है उदयन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था और उसे बसाया था। इसके बाद देखते हैं महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो महाभारत की रचना जो है यह संस्कृत भाषा में किया गया। ऑप्शन दिया है संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में। फिर आगे है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराण की संख्या जैसे पढ़ते हैं वेदों की संख्या 4, तो पुराण की संख्या 18 है। ऑप्शन जो है 16, 18, 19, 20। तो ऑप्शन बी। फिर आगे कि महाभारत किसने लिखा, तो महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखा था। ऑप्शन दिया है वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेद व्यास। तो ऑप्शन डी वेद व्यास। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि दुर्योधन की माँ कौन थी, गांधारी, कुंती, माद्री, सत्यवती। तो दुर्योधन की माँ का नाम था गांधारी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए गांधारी। इसके बाद आगे जो है
गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। उन्हें भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है। भीष्म गंगा और शांतनु के पुत्र थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, भीष्म। अर्जुन, विदुर, पांडु, भीष्म, 4 ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन मारना है सी, भीष्म। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था। फिर अगला है कि मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कालिदास, पतंजलि, कल्हन, विशाखदत्त। तो इसमें मालविका अग्निमित्र जो है वह कालिदास की रचना थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद है जैन के प्रथम तीर्थकर कौन थे? बौद्ध धर्म एक पढ़े थे, फिर जैन धर्म। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वह थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर दोनों में कुछ भी पूछता है कि उसके संस्थापक कौन थे या पहला तीर्थकर कौन थे, वह हो जाएगा आपका ऋषभदेव, यानी ऑप्शन जो है आपका बी, ऋषभदेव। फिर है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? 2 जैन संगीति की देखेंगे तो पहला जैन संगीति जो है यह हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई। इसमें जैन धर्म के पूर्ववर्ती ग्रंथों की जगह 12 अंगों की रचना हुई थी प्रथम जैन संगीति में। इस संगीति के अध्यक्ष स्थल बाहु, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थल बाहु थे। इसके बाद है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान संप्रदाय जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। पढ़ेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी उसी समय जो है बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा था, एक हीनयान, दूसरा महायान। इसके बाद जो है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वह जैन धर्म से है। ऑप्शन दिया है आपको 4, बौद्ध, जैन, ईसाई और इस्लाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से। अगला है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो है वह बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो इसमें दिया आपको राजगीर, बोध गया, लुम्बिनी और सारनाथ। तो इसका ऑप्शन होगा बी, बोध गया। देखे भी थे कि पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बौद्ध धर्म का जो है कि वीडियो आपको लोड किया गया है चैनल पे, वीडियो निश्चित रूप से उससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। अब अगला है सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? सुत्त पिटक जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू, शैव। सुत्त पिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। सुत्त पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह किया गया। तो सुत्त पिटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? 4 बौद्ध संगीति हुआ था, तो चारों को याद रखेंगे। पिछला वीडियो बौद्ध धर्म का देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। तो उस समय वहाँ के शासक थे चौथे बौद्ध संगीति में कनिष्क, ऑप्शन डी। फिर है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महापात्र की नियुक्ति जो है कि जब बौद्ध धर्म को अपनाए थे उस समय धम्म महापात्रों की नियुक्ति अशोक ने किए थे। तो अशोक जो है धम्म महापात्रों की नियुक्ति किए थे। इसके बाद है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? खालसा पंथ तो गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 की बैसाखी वाले के दिन आनंदपुर साहिब में किया था। कौन? खालसा पंथ। इसके बाद है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया है, जैन, बौद्ध, हिंदू और शैव। तो त्रिपिटक का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन देता है, एक त्रिपिटक और त्रिरत्न। त्रिपिटक हो गया बौद्ध धर्म से। फिर है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो जैन धर्म, त्रिरत्न। फिर अगला है अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय जो है ऑप्शन है बौद्ध, जैन, ब्राह्मण और सिख। तो इसमें हो जाएगा बौद्ध धर्म। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित किए गए हैं। इसका डिटेल्स भी हम देखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? तो वह बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय जो है धर्म ग्रंथ है। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? डॉक्टर भीमराव किस धर्म को अपनाए थे?
बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, ईसाई या सिख? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर जो है बौद्ध धर्म को अपनाए थे। इसके बाद है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसमें हम देखेंगे कि तंबाकू के सेवन पर 1617 ईस्वी में जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, मुगल वंश का शासक जहांगीर ने। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है बदायूं, अकबर, अबुल फजल, फैजी। तो आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल, जो कहाँ अकबर के दरबार में रहा करते थे। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, कितना बुक उसका प्रकाशन हुआ था? तो आईने अकबरी जो है वह 5 भागों में विभक्त है। 5 भागों में विभक्त इस ग्रंथ में शासन के सभी अंगों पर प्रकाश डालने के साथ साथ हिंदुओं की सामाजिक स्थिति, उनके धर्म, दर्शन, साहित्य आदि का भी इसमें जो है उल्लेख किया गया। तो कितने हो गए भाग? 5। अगला है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था? अमीर खुसरो ने, अलबरूनी ने, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। इसके बाद है आपका अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? तो अकबर को जो है यहाँ ऑप्शन दिया 1526, 1530। तो कार्यकाल याद रखेंगे, अकबर का कार्यकाल क्या था? तो 1556 ईस्वी में ही उसे बादशाह घोषित किया गया था। किसको? अकबर का। इसके बाद है अगला कि अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? तो अकबरनामा जो है वह 3 खंडों में विभक्त था। अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया। इससे एक क्वेश्चन और निकलता है कि अकबरनामा किस भाषा में लिखा हुआ था? तो वह फारसी भाषा में लिखा हुआ था। अबुल फजल ने वर्ष 1590 से 96 ईस्वी के बीच 3 खंडों में अकबरनामा को लिखा था। कितने खंड हैं इसके? 3। ऑप्शन क्या हो गया? बी। इसके बाद है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? एक था कि किस मुगल सम्राट ने इस पर रोक लगाई थी। दूसरा है किसने सर्वप्रथम इसका सेवन किया? तो वह किया था अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने सर्वप्रथम जो है तंबाकू का सेवन किया। अगला है कि अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक पढ़े थे कि अकबर के पिता जो है बचपन में ही मर गए थे और उसके बाद इसके संरक्षक के रूप में कौन कार्य किए थे? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां थे, जिन्हें अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी थी। इसे भी याद रखेंगे, खान ए खाना की उपाधि किसने किसको दिया था? तो अकबर ने बैरम खां को दिया था। आंसर क्या होगा आपका? बैरम खां। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, काफूर। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक बना था और वही जो है लोदी वंश का अंतिम शासक। तो आंसर क्या होगा आपका? सी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इसके बाद है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक को युद्ध में परास्त किया। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी। इसके बाद है कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कन्नड़ 23 जनवरी 1565 ईस्वी दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। तो इसमें दिया है आपको कि युद्ध किस वर्ष हुआ? 1565, 1570, 1665, 1670। तो 1565 में युद्ध हुआ था। अगला फिर है क्वेश्चन कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक पढ़े थे 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर के बारे में। तो भारत का अंतिम मुगल शासक वही बहादुर शाह जफर था, जो अंतिम समय में रंगून भेज दिया गया था। इसके बाद है कि बाबरनामा क्या है? बाबरनामा जो बुक है वो क्या है? तो बाबरनामा जो है यह फारसी भाषा में इसी को बोला जाता था तुज़्क ए बाबरी। मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर के बारे में इसमें जो है आत्मकथा लिखा हुआ था। तो बाबरनामा क्या है? आत्मकथा। इसके बाद है कि जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर जो है
वह जो है गैर मुस्लिमों पर लगता था। जिम्मी जो आपको ऑप्शन दिया है, और जिम्मियों का अर्थ ही होता है गैर मुस्लिम, तो यह गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था। अगला है कि अकबर के समय में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। अकबर के समय में राजस्व व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत था, तो वह था राजस्व पदाधिकारी टोडरमल। इसके बाद फिर है आगे, आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। आईने अकबरी जो है फारसी भाषा में लिखा गया था। इसमें ऑप्शन दिया है देवनागरी, फारसी, संस्कृत, ब्राह्मणी, तो इसका ऑप्शन बी फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है विजयनगर पड़ता कहाँ है, तो ये दक्कन क्षेत्र में स्थित था। संगमा राजवंश के दो भाई हरिहर एवं बुक्का, हरिहर राय और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया, जो गौपालक समुदाय के सदस्य थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कब, 1336 ईस्वी में। इसके बाद है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था, तो 1336 ईस्वी में ही हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो इससे एक क्वेश्चन और निकल सकता है कि यह किस समुदाय से थे, तो यह गौपालक समुदाय के सदस्य भी रहे थे दोनों भाई, और वही जो है विजयनगर जो दक्कन क्षेत्र में पड़ता है 1336 ईस्वी में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। इसके बाद है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर, तो विजयनगर साम्राज्य पीछे देखे हैं, और उसी की राजधानी कहाँ थी, हम्पी। तो हम्पी का संबंध जो है किस साम्राज्य से था, तो विजयनगर साम्राज्य। अगला है विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था। विट्ठल मंदिर, यह जो है तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह भारतीय द्रविड़ मंदिरों की स्थापना शैली का प्रतिनिधित्व करता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ था। यहाँ है कि किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, कौन बनाया नहीं है, किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, तो विट्ठल मंदिर जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही प्रारंभ किया गया था। फिर अगला है इसके बाद कि कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था, तो कृष्णदेवराय का संबंध जो है किस वंश से था, तो उसका संबंध जो है वह तुलुव वंश से था, ऑप्शन सी। फिर अगला है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय, मिस्टेक है वहाँ लिखने में कि भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जो है रामानंद को श्रेय जाता है भक्ति आंदोलन लाने का। फिर है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तलवंडी के बारे में, तो गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। बाद में तलवंडी का नाम ननकाना साहब पड़ा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। तो इसमें दिया एक तलवंडी किसका जन्म स्थान था, कबीर का, नानक का, रैदास का, मीरा का, तो इसमें हो जाएगा आप ऑप्शन बी, किसका, नानक का जो है वह जन्म स्थान है, उनका जन्म हुआ था। फिर आगे है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, बीजक, यह बीजक जो है यह एक ग्रंथ है, कबीर द्वारा रचित दोहों का संकलन किया गया है। इसमें कबीर द्वारा रचित जो है इस ग्रंथ में कबीर के 600 से अधिक छंद दोहे संकलित किया गया है। तो बीजक में किसका उपदेश मिलता है, तो बीजक में कबीर का उपदेश दिया गया है। कितना इसमें दोहा है, 600। फिर है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, ऑप्शन दिया पुर्तगाल, मोरक्को, मिस्र, फ्रांस। तो इब्न बतूता जो है वह मोरक्को का निवासी था, ऑप्शन बी। फिर अगला है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो दिल्ली सल्तनत की जब बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। इसमें हम देखें कि अलग अलग समय में अलग अलग शासनकाल चला था। 5 मुख्य रूप से तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक वंश आया था 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश 1451 से 1526। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हो गई। अगर पूछता है कि सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में कौन रहे तो वह तुगलक वंश।
फिर अगला है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय पर लिखा गया था। तो मेगास्थनीज कौन था, तो वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ऑप्शन सी। फिर है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। तो मेगास्थनीज जो भी पढ़े हैं वो किस देश का रहने वाला था। ऑप्शन दिया यूनान, चीन, इटली, मोरक्को। तो मेगास्थनीज जो था सबसे पहला विदेशी यात्री था और वह यूनान से आया था। तो यह एक यूनानी यात्री था। फिर आगे है कि अफनासी निकेतन कौन था। अफनासी निकेतन यह रूस से आया था। यह एक रूसी व्यापारी था जिसने 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। वह लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसकी प्रमुख पुस्तक जो है 3 समुद्र पार का सफ़रनामा। तो एक यहाँ से और क्वेश्चन निकलता है कि अफनासी निकेतन के पुस्तक 3 समुद्र पार का सफ़रनामा किसने लिखा था। तो अफनासी निकेतन यह था रूसी व्यापारी था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कौन था, तो वह व्यापारी था। अगला है कॉर्नवालिस कोड कब बना। कॉर्नवालिस कोड तो 1775, 1793, 1797 और 1805 ईस्वी में। तो कॉर्नवालिस कोड जो है 1793 ईस्वी में बना था। फिर अगला है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। इसमें ऑप्शन दिया 1515, 1512, 1510 और 1509। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। फिर आगे है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। तो इसमें आपको ऑप्शन 4 दिया 1875, 1880, 1885, 1890। एक्यूरेट इसका 1879 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो 1880 हम मारेंगे, यानी बी। अगला है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसमें देखेंगे कि एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के स्थापित करने का अधिकार मिला था। कब, 1773 ईस्वी में। सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को चार्टर जारी कर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। इसमें पूछा है कि कब स्थापना किया गया। तो इसका एक्यूरेट जो हो जाएगा एक्ट के बारे में 1773 के एक्ट से, यानी 1773 ईस्वी में इसको अधिकार मिल गया था। फिर अगला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले देखेंगे लाया कौन था। तो थॉमस मुनरो ने इस प्रणाली को सर्वप्रथम मद्रास के बड़ा महल जिले में, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है सर्वप्रथम, तो बड़ा महल जिले में 1792 ईस्वी में लागू किया था। इस पद्धति के अंतर्गत यह माना गया कि रैयत यानी किसान को बोला गया था भूमि का वास्तविक स्वामी होता है। तो भूमि का मालिक कौन हो गया, किसान हो गया। कौन लाया था, थॉमस मुनरो, सर्वप्रथम कहाँ, मद्रास में। फिर है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देखे 1498 ईस्वी वास्को डी गामा जो है वह कहाँ का था, पुर्तगाली था। सबसे पहले जो है भारत पुर्तगाली, उसके बाद देखेंगे क्रम में तो सेकेंड बार डच। फिर आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसी ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दे दी। 1858 ईस्वी में इसका विलय हो गया। उसके बाद भारत में ब्रिटिश राज का राज हो गया। तो इसमें जो दिया है कि स्थापना कब हुई थी, तो वह 1600 ईस्वी में हुई थी। वह कौन था, ब्रिटेन का था। यह था एक व्यापारी वर्ग लोग। यह सिर्फ पहले व्यापार करने के लिए वहाँ की महारानी 21 सालों की छूट पर उसको भेजा गया था। तो इसका आंसर ए 1600 ईस्वी में। उसके बाद है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो महलवारी बंदोबस्त जो है मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। 1893 ईस्वी में मार्टिन बर्ड के देखरेख में उत्तर भारत में महलवारी व्यवस्था पुनः लागू हुई थी। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि की व्यवस्था का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसको, मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि की व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। भूमि की कुल उपज का 66% यह लगान तय किया गया था। आगे है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। तो मुनरो एवं
रीड सन 1802 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा सी, मुनरो एवं रीड के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाया गया था, उनके जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन सी। फिर अगला है आपका कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल, इसी को बोला था हुल, जनजाति लोग थे, विद्रोह के नेता थे। हुल विद्रोह 1955 ईस्वी में हुआ था। यह 4 भाइयों सिद्धू, कन्हू, चंद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन जो आपको दिया है इसमें हो जाएगा सिद्धू एवं कन्हू। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कन्हू। अगला है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन में से एक था। कौन सा? उलगुलान विद्रोह। इसके नेता थे बिरसा मुंडा। बिहार में 1857 के नेता कौन थे? तो इसमें देखेंगे 1857 की क्रांति में तो एक वीडियो बना है हिस्ट्री में 1857 की क्रांति, उसको देखिएगा। अलग अलग जगहों से अलग अलग भाग लिए थे। यहाँ है कि बिहार में, तो बिहार में उस समय कुंवर सिंह यहाँ के बिहार के नेता थे। अगला जो है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादर के नाम पर शासन किया और 1857 के आंदोलन में नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल। अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का कारण जब देखते हैं तो देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी था, लेकिन उस समय क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग वहाँ का गवर्नर था। अगला जो है 1857 के विद्रोह के पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? कि एक देखेंगे कि 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गया था, लेकिन उसको पहले जो एक डेट फिक्स किया गया था वह था 31 मई 1857 और यही कारण है कि कहीं ना कहीं असफल नहीं हो पाया। उसके बाद है व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति, यह पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सच्चा कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति कहलाती थी। यह लगाया था लॉर्ड डलहौजी, व्यक्तिगत के सिद्धांत। अगला है भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत, तो इसमें देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन, डाक सेवा, टेलीफोन ये सब जो आया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1853। अगला है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी पीछे ही देखे हैं कि अवध से जो थी वह बेगम हजरत महल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक बेगम हजरत महल। आगे है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। 1911 में अपोलो बंदर बम्बई में ब्रिटिश सम्राट राजा सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी के आने पर हुआ था। कोलकाता में अंग्रेजों के किले बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। अंग्रेज जो अपना किला कोलकाता में सर्वप्रथम बनाया था उस किला का क्या नाम रखा था, उस बस्ती का क्या नाम रखा था? तो वह था फोर्ट विलियम। तो ऑप्शन सी। अगला है यहाँ पे कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? पहले इसकी राजधानी कहाँ था? कोलकाता, और बाद में उसे स्थानांतरित किया गया था। तो 1911 में जो है कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और इसके बाद फिर अगला वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो पढ़े हैं कि 1498 में, लेकिन यहाँ पे डेट याद रखना है कि वास्को डी गामा कप्पर पर कालीकट के निकट 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया था। वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमोरिन से मिला था। तो इसमें डेट 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा। इसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो पीछे भी हम देखे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी वह 1600 वर्षों के लिए यहाँ 1600 में स्थापना किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में। पीछे भी देखे हैं तो 1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन में गोवा के लोगों को 451 सालों तक झेलना पड़ा था। यानी पुर्तगाली जो है वह गोवा पे 451 साल राज किया। आज़ादी के बाद यहाँ से आज़ादी मिली थी।
अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो बंगाल विभाजन पढ़ेंगे कि 1905 में, और उसी समय जो है एक आंदोलन भी चला था, बंगभंग आंदोलन, और उस समय अंग्रेज जो है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। स्वदेशी आंदोलन भी उस समय चला था। तो अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1905 में। फिर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, तो जस्ट बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और उसी के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक और पार्टी कांग्रेस के बाद जो है मुस्लिम लीग की वह स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के दौरान। ढाका वर्तमान में बांग्लादेश पड़ता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे उस समय आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना, तीनों के नेतृत्व में यह जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो इसमें ऑप्शन आता है कि कहाँ पे, तो इसमें एक हो जाएगा ढाका में भी, दोनों एक ही है तो ढाका याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया। अगला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जब पढ़ेंगे तो 1915 ईस्वी में गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे 1915 में। फिर है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गांधी जी के बारे में जब पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसमें पढ़ेंगे कि डांडी नमक सत्याग्रह, तो वह डांडी से शुरू किए थे, तो वह पड़ता है गुजरात में। डांडी गुजरात राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से डांडी। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 ईस्वी में और सहयोग आंदोलन हुआ था। यहाँ पे दिया है आपको, ऑप्शन दिया है खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920, भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन किया गया था 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन जो है वो पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? तो पुनः समझौता देखेंगे कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, दोनों के बीच 1932 ईस्वी में पुनः समझौता किया गया था। इसके बाद अगला चंपारण स्थित है कहाँ? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो चंपारण जो है पढ़े 1857 भी पढ़े, चंपारण जो है बिहार में। इसके बाद है तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी। तिनकठिया पद्धति का किससे संबंध है? तो चंपारण आंदोलन जिस पढ़ रहे थे उस समय कि गांधी जी को शुक्ल जी बुलाए थे, तो तिनकठिया का संबंध हुआ था किसानों से नील की खेती के कारण। तो इसका संबंध पूछा है तिनकठिया का, तो यह था नील की खेती। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित किया गया था। उसी में जनरल डायर नामक अंग्रेज अफसर ने अकारण से वहाँ पे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था। तो 13 अप्रैल 1919। अगला है 1919 का भारत सरकार अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो उसके बाद एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कौन सा? ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। फिर अगला है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो तात्या टोपे को 6 फरवरी 1814 और मृत्यु 18 अप्रैल 1859। स्वाधीनता संग्राम भाग लिए तो 18 अप्रैल 1859। चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ वहां के आम पब्लिकों का हाथापाई हो गया। उसी गुस्से में आकर के आम पब्लिक जो है पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें से 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गया था। तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। बिहार के चंपारण के बाद 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। उसी को खेड़ा आंदोलन बोला गया, जो कब चला था? 1918 ईस्वी में। इसके बाद है स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो स्वराज दल का गठन जो है वह 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। कब? 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में जो
चला था फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला जो है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से यहाँ ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, महाराजा रंजीत सिंह। तो शेरे पंजाब के नाम से महाराजा रंजीत सिंह को जाना जाता था, तो ऑप्शन आपका डी। अगला है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था और गांधी जी का भी पहला आंदोलन था सत्याग्रह आंदोलन। कब? 1917 जो चंपारण से शुरू हुआ था। इसके बाद है वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह थे। तो इसमें जो है यह बिहार में कहाँ? जगदीशपुर। जन्म जो है इनका बिहार जगदीशपुर में हुआ था। अगला है सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? तो सेवर्स की संधि जो है प्रथम महायुद्ध में तुर्की और जर्मनी की ओर से लड़ा था। पराजित होने के बाद उसे मित्र राष्ट्रों से संधि करनी पड़ी, जिसे सेवर्स की संधि कहा जाता है। 10 अगस्त 1920 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों में तुर्की के बीच हुआ था। तो उस समय जो एक तरफ मित्र राष्ट्र था तो उसमें था ब्रिटेन, तो इसका ऑप्शन ब्रिटेन एवं तुर्की, ऐसे मित्र राष्ट्र एवं तुर्की। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वह एनी बेसेंट बनी थी। तो इसमें जो दिया है पहली, अगर यही पूछती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो हो जाता सरोजिनी नायडू, लेकिन यहाँ जो है महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट जो अपने देश की नहीं थी। अगला है कि भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? तो 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया। केंद्रीय सरकार का कार्य एक प्रकार से संघात्मक होता है। 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे और 31 दिसंबर की आधी रात में झंडा भी वहां फहराया गया था और उसी दिन जो है लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद है काला कानून किसे कहा जाता है? किस एक्ट को काला कानून कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को भारतीय इतिहास में काला कानून के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशस समिति की सिफारिश पर यह एक्ट आया था। अगला है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया, जिसको गांधी जी खड़ा किए थे, उनको हराया था, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए थे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो दल भाग में बट गया था, एक नरम दल और गरम दल नामक दो दलों में। कहाँ? तो सूरत विभाजन, इसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है 1907 ईस्वी में। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया था। 1942 ईस्वी में उसी का पड़ा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो कब हो गया? 1942 ईस्वी में। अगला है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान के रूप में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता। अगला जो है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने थे। अगला जो क्वेश्चन है वह कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। संविधान जो उन्हीं के द्वारा लिखा भी गया था और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लचीला है। अगला जो है वह भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, तो पढ़े थे कि 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया और कुछ चीज़ लागू भी किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारतीय संविधान के संप्रभुत्व निहित है किस में, तो भारतीय संविधान देश के प्रथम नागरिक किसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को बोला जाता है। जनगणना की शुरुआत वहीं से होती है और उन्हीं राष्ट्रपति में ही भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। ऑप्शन आपको 4 दिया है, इसमें से ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से ही थे। ऑप्शन आपका सी। अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, रेडक्लिफ। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे। तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया, जिस दिन पूरे देश में संविधान लागू हुआ था उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही भारत को गणतंत्र घोषित पूर्ण रूप से किया गया। कब, 26 जनवरी 1950। अगला है कि भारत में कितने रियासतें थी, तो आज़ादी के समय हम देखेंगे तो भारत में कुल रियासतों की संख्या जो है वह 562 रियासत की संख्या थी। ऑप्शन ए 562। फिर है कि द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। इसमें दिया पट्टाभी सीतारामैया, जेम्स अवोत्रम रॉबर्ट्स। तो अशोक मेहता के द्वारा जो है द ग्रेट रिवेलियन लिखा गया था। फिर कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, तो कौन सा नगर जो है जिसे 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिया है 4, मुंबई, शिमला, कोलकाता, बेंगलोर। तो मुंबई को जो है वह 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, किसे, मुंबई को। फिर राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसमें 4 ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, मोहम्मद इकबाल। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बंकिम चटर्जी। फिर अगला क्वेश्चन, इसका भी एक वीडियो बना है पीछे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में वह बने थे और सबसे अधिक दिनों तक रहे भी थे। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। तो सबसे पहला गणना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय आय की गणना। अगला है कि फ्रांसिस वर्नियर किस शासक के काल में भारत आया था, तो फ्रांसिस वर्नियर एक इतिहासकार था। वह मुगल काल में अफसरों की तलाश में 1656 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में वह भारत आया था।